नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग आंसर्स। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के मेंस में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसमें हम एक एक विषय कवर कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक हमने आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के 2013 से 2022 तक मेंस में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तरों को पूरा कर लिया है। अगर आप इन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अभी आप सभी के मन में ये उत्सुकता ज़रूर होगी कि हम कौन सा नया टॉपिक अभी शुरू कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज से हम आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों, अभी हमने आंतरिक सुरक्षा संबंधी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करना शुरू कर दिया है। लास्ट वीडियो में हमने 2013 में यूपीएससी मेंस में जो प्रश्न पूछे गए थे उनसे शुरुआत की थी। 2013 में कुल 5 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से हमने 3 को पूरा कर लिया था। तो आज बचे हुए 2 प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पर उससे पहले जो 3 प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में हल किया था उन पर एक जल्दी से नज़र फेर लेते हैं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न था यूपीएससी 2013 का, वह था अवैध धन स्थानांतरण से संबंधित। ठीक है, इसके बारे में हमने समझा था, इससे जुड़े जोखिमों को हमने जाना था। इसके लिए मतलब भारत कितना संवेदनशील है और भारत ने इससे बचने के लिए क्या कदम उठाए हैं, इन मुद्दों को हमने इस प्रश्न में कवर किया था। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न था वह संबंधित था सोशल नेटवर्किंग साइट से रिलेटेड, जिसे हिंदी में सामाजिक संजाल स्थल कहते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होती है, हमने इसमें ये जाना था, जो कि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और फिर इससे संबंधित सुरक्षा उलझने या क्या सुरक्षा उलझने इससे क्या होती है वह हमने देखा, और फिर इसके कुछ उपाय भी हमने हमारे उत्तर में कवर किए थे। इस प्रश्न को हल करने के बाद हमने पिछले वीडियो में और एक प्रश्न को हल किया था, जो कि संबंधित था इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम युद्ध, जिसे हम साइबर वॉरफेयर कहते हैं। तो ये जो साइबर वॉरफेयर है, ये अलकायदा और आतंकवाद जैसे खतरों से भी ज़्यादा बड़ा खतरा माना जाता है। ऐसा क्यों है, ये हमने देखा था। और भारत इसके प्रति कितना संवेदनशील है वो देखा, और भारत ने इससे निपटने के लिए क्या तैयारी अपनाई है, इसको भी हमने इसमें जाना था। तो आइए फिर आज के प्रश्नों को अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी सीएसए में 2013 में पूछे गए चौथे प्रश्न से। आइए इसे पढ़ते हैं। भारत के संविधान की धारा 244 अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। उसकी 5वीं सूची के कार्यान्वित न करने से वामपंथी पक्ष के चरमपंथ पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। 200 शब्दों में इस उत्तर को लिखना है। तो समझ लेते हैं इस प्रश्न में हमें क्या लिखना है। तो जो संविधान की धारा 244 है, वो अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हम इसी धारा के बारे में जान लेंगे। जो 5वीं अनुसूची है, इसके बारे में भी उल्लेख कर लेंगे। फिर अगर इसका अच्छे से क्रियान्वयन नहीं होता है तो वामपंथ का जो चरमपंथ है, मतलब वामपंथ का जो सबसे उग्र रूप है, जो जिसे हम चरमपंथ कहते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण हमें इस उत्तर में लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके उत्तर की 5वीं अनुसूची और धारा 244 के साथ। देखिए, भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित है। तो आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 244 और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आखिर क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 244 के अनुसार किसी क्षेत्र को, ऐसे क्षेत्र को, यह मैंने डबल लिख दिया है, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 244 के अनुसार किसी क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो। और 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली और अधिकारों को राज्यपाल की निगरानी में संवैधानिक संरक्षण
दिया गया है। पांचवी अनुसूची के नियम असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम में लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो पांचवी अनुसूची है ये इन 4 राज्यों में लागू नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में इसके तहत 10 राज्य आते हैं। तो पांचवी अनुसूची के तहत वर्तमान में कुल 10 राज्य शामिल है। तो अभी हम अपने प्रश्न के अगले भाग को कवर करेंगे, जिसमें दिया गया था कि पांचवी अनुसूची अगर लागू नहीं होती है, क्रियान्वित नहीं होती, तो क्या हो सकता है। तो आइए इस पक्ष को भी अपने उत्तर में हम लिखते हैं। पांचवी अनुसूची के कार्यान्वित न होने से इन परिस्थितियों का लाभ वामपंथी, चरमपंथी विचारधारा के लोग उठाते हैं। ऐसे लोग मौजूदा स्थिति का मुख्य कारण मौजूदा सरकार एवं उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को मानते हैं। विकल्प के रूप में वे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयत्न करते हैं। तो फिर इससे क्या होगा, तो इससे वामपंथी पक्ष का प्रभाव बढ़ गया है। ठीक है, और इससे क्या परिणाम हुए हैं वो भी देखते हैं हम। 2, उन जगहों पर वामपंथी आंदोलन ने विकराल रूप ले लिया है। 3, वामपंथी आंदोलन के प्रभाव से वह एक समानांतर सरकार चलने लगी है। मतलब ये जो वामपंथी लोग होते हैं यह अपनी ही मनमानी एक सरकार वहाँ चलाने लगते हैं। ठीक है, उनके ही लोग अपनी तरह से वहाँ पर जो है सभी क्रियाएं करने लगते हैं। 4, इन क्षेत्रों का विकास अवरुद्ध हुआ है। 5, शैक्षणिक स्तर भी निम्न और आय विषमता भी यहाँ पर बढ़ी है। लोगों के मन में सरकार विरोधी भावना आ गई है। और 7, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी बाधित हुआ है। तो देखिए क्या होगा अगर पांचवी अनुसूची ठीक से क्रियान्वित नहीं होगी, तो ये जो वामपंथी लोग होते हैं उसका जो विकराल रूप है, जिसे हम चरमपंथ कहेंगे, वे लोग क्या करते हैं, ऐसी परिस्थिति का फायदा उठाते हैं। सबसे पहली बात तो ऐसा करने का कारण क्या होता है कि जो सरकार है उनके प्रति उनके मन में एक नकारात्मक भावना होती है। फिर इसके कारण वो क्या करते हैं, फिर अपने ही एक सरकार वहाँ पर समानांतर सरकार चलाने लगते हैं। फिर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। फिर इससे क्या होगा, उनका प्रभाव तो बढ़ेगा ही, पर साथ ही साथ वहाँ शिक्षा या फिर जो वहाँ का विकास है वो सब अवरुद्ध हो जाएगा, आय विषमता बढ़ जाएगी। ठीक है, लोगों के मन में भी सरकार विरोधी भावना आएगी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें वहाँ पर होती है। पर आखिर इन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, इसे अभी हम समझेंगे। देखिए, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 एवं पेशा अधिनियम को प्रभावी ढंग से हमें लागू करना चाहिए। जो इन क्षेत्रों से संबंधित नियम, अधिनियम है, जो भी हमने कानून बनाए हैं, उनको अगर हम अच्छे से क्रियान्वित कर पाए तो शायद इस समस्या को हम हल कर पाए। और क्या हो सकता है, तो अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित राज्यों के राज्यपाल से प्राप्त होने वाली वार्षिक रिपोर्ट को महत्व देना चाहिए एवं इस रिपोर्ट को जनता के सामने लाना चाहिए। तो देखिए, जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं वहाँ के राज्यों के जो राज्यपाल है उनसे एक वार्षिक रिपोर्ट सरकार को प्राप्त होती है। तो इस रिपोर्ट को थोड़ा महत्व देना चाहिए और इस रिपोर्ट को जनता के सामने भी लाना चाहिए, ताकि जनता भी जो सच्चाई है उससे अवगत हो सके। साथ ही साथ सरकारी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन हेतु इन क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त वेतन और अन्य प्रोत्साहन द्वारा प्रशासन तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए। तो देखिए, साथ ही साथ मतलब इन क्षेत्रों में काम करने के लिए जो प्रशासन होता है, वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, वे थोड़े से उतने उत्साहित नहीं होते हैं। तो इस कारण इनको थोड़ा प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको थोड़ा अतिरिक्त वेतन देकर उनको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वह यहाँ पर अच्छे से काम कर पाए। तो अभी हम इस एक निष्कर्ष के साथ अपने उत्तर को खत्म करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सिविल कार्यवाही द्वारा, आप यहाँ सिविल लिखिएगा, इसके अतिरिक्त सिविल कार्यवाही के जरिए सुरक्षा बलों तथा वामपंथ चरमपंथी विचार से प्रभावित लोगों के बीच संवाद को कायम करने से उनकी भावनाओं को जीता जा सकता है। तो इनके अलावा हमें क्या करना चाहिए कि जो ऐसे विचारों के लोग हैं, सबसे पहले उनसे हमें संवाद कायम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कानून नियम हम कितना भी बना ले, पर जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, जब तक हम लोगों से रूबरू नहीं होंगे,
ठीक है, तब तक फिर समस्या हल नहीं हो पाएगी। तो उनकी भावनाओं को हमें जीतना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि जो भी सरकार कदम उठा रही है वह केवल वहाँ के नागरिकों के ही हित में है। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर को हमने पूरा कर लिया है। तो आइए देखते हैं 2013 में पूछे गए आखिरी प्रश्न को। 2013 में पूछा गया 5वां प्रश्न था, दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों तथा म्यांमार से लगी विशेषकर लंबी छिद्रिल सीमाओं की दृष्टि से भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां सीमा प्रबंधन से कैसे जुड़ी है। 200 शब्दों में ही इस उत्तर को भी लिखना है। तो देखिए, मुख्यतः यहाँ दक्षिण एशिया के देशों का उल्लेख किया गया है और उसमें भी प्रमुखता म्यांमार का उल्लेख इसमें किया गया है। तो देखिए, जो दक्षिण एशियाई देश है और म्यांमार जो है, यहाँ पर जो हमारी सीमा है तो वो कैसी है, छिद्रिल है, बहुत लंबी तो है। छिद्रिल यानी बीच में बहुत सारे नदी पर्वत, मतलब एक तरह से एकदम कंटिन्यू सीमा नहीं है, उसमें कई अवरोध है। ठीक है, तो इसकी दृष्टि से जो भारत है उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या सीमा चुनौतियाँ है, और मतलब इससे जो भी सीमा चुनौतियाँ है उसका प्रबंधन फिर हम कैसे कर सकते हैं, एक तरह से यह सब हमें इस उत्तर में समझाना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस उत्तर को। किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उचित प्रबंधन अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि देखिए, कोई भी देश की अगर हमें आंतरिक सुरक्षा को अच्छे से बनाए रखना है तो उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उसका उचित प्रबंधन हमें करना चाहिए। तो देखिए, भारत 7 देशों के साथ लगभग 15,000 किलोमीटर से अधिक स्थलीय सीमा साझा करता है। तो ये स्थलीय सीमा क्या है, तो जो भी भूमि से जुड़ी हुई सीमाएं होती है वो स्थलीय। वैसे भारत कुछ देशों के साथ जलीय सीमाएं भी साझा करता है, जैसे कि आप सभी को पता है श्रीलंका है। ठीक है, तो देखिए, जो अभी हम मुख्यतः स्थलीय देशों का ही उल्लेख कर रहे हैं, इसमें दक्षिण एशिया के जो देश है और म्यांमार का उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि जो 7 देश है उनके साथ हम 15,000 किलोमीटर से अधिक की स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो इसके लिए हमने एक मैप बना लिया और उसको एक बॉक्स में कवर कर लिया। देखिए, तो ये भारत है। देखिए, कौन से देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और यहाँ पर है म्यांमार। ठीक है, तो हमने मैप बना दिया जिससे थोड़ा हमारा उत्तर ऑथेंटिक लगता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा काफ़ी जटिल है। इन सीमाओं पर नदी, नाले, घने वन, पहाड़, पठार जैसे विभिन्न प्रकार की उच्चावच हैं और इस कारण इन सीमाओं को अत्यधिक छिद्रिल स्वरूप प्राप्त है। इन सीमाओं का प्रबंधन करना काफ़ी कठिन कार्य है। तो हमने बता दिया कि भारत का जो सीमाएं है वे छिद्रिल है और लंबी भी है, क्योंकि 15,000 किलोमीटर से अधिक की सीमा है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा म्यांमार का प्रमुखता से उल्लेख करते हैं, क्योंकि प्रश्न में उस देश के बारे में अलग से बताया गया था। तो देखते हैं, भारत के पूर्व में स्थित म्यांमार एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। भारत तथा म्यांमार के बीच लगभग 1600 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमाएं है। मतलब जो कुल हमारी देखिए, कुल हमने यहाँ पर बताया था 15,000 किलोमीटर की हमारी सीमा है। तो कुल जो भारत में 15,000 किलोमीटर की सीमा है उसमें से 1600 किलोमीटर तो केवल हम म्यांमार के साथ साझा करते हैं। ठीक है, जो काफ़ी जगहों पर छिद्रिल है। ये छिद्रिल सीमाएं भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न चुनौतियों को प्रस्तुत करती है। देखते हैं कि इन सीमाओं के छिद्रिल होने के कारण किस तरह की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। 1. अवैध आवर्जन एवं घुसपैठ। 2. मादक पदार्थों की तस्करी। 3. अवैध हथियारों की तस्करी। 4. जाली नोटों की तस्करी। 5. अलगाववादी समूहों की सक्रियता और 6. आतंकवाद जैसी गतिविधियां। तो इन तरह की समस्याओं का, चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो अभी हम इसका कुछ समाधान भी बताएंगे, पर थोड़ा सा म्यांमार के बारे में और इसमें बात करेंगे। समस्याओं को अब हम देख ही रहे हैं। तो भारत म्यांमार सीमा भारत के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। इसका मुख्य कारण है यहाँ मौजूद भौगोलिक स्थिति और इसके अलावा इन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों का एक ही नृजातीय समूह से संबंधित होना।
तो ठीक है, हमने बता दिया कि हाँ, म्यांमार से भी हमेशा हमें एक चुनौती मिलती है सीमा रेखा से संबंधित। ठीक है, तो फिर इससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ उपायों को देखते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का हमें निर्माण करना चाहिए, सीमाओं की हदबंदी करनी चाहिए, साथ ही साथ सैन्य एवं सैन्य तकनीकी का आधुनिकीकरण करना चाहिए और खुफिया एजेंसियों का सहयोग हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी निष्कर्ष की ओर हम बढ़ रहे हैं। उपर्युक्त उपायों के साथ एक नागरिक के रूप में हम सभी का कर्तव्य है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के प्रति सजग रहें और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने के लिए जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाएं। तो देखिए, हम भी भारत के नागरिक हैं और हमें एक सजग नागरिक बनना चाहिए। तो हमारा भी कर्तव्य है कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है, जिनको हमने चुनाव के माध्यम से चुन के लाया है, या फिर जो भी सामाजिक संगठन है, उनके माध्यम से हमें सरकार पर दबाव बढ़ाना चाहिए, सरकार पर दबाव लाना चाहिए कि आप जो है भारत की सुरक्षा से संबंधित कोई प्रभावी कदम उठाए। इस तरह से कुछ कर्तव्य नागरिकों का भी होता है। सो फ्रेंड्स, हमने 2013 के यूपीएससी मेंस में पूछे गए सभी प्रश्नों को पूरा कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूपीएससी मेंस के 2014 में पूछे गए प्रश्नों को कवर करेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।